बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। खिताब में उन्होंने मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान में कुदरती आफात और कश्मीर समेत अहम मामलात पर बात की। जबकि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि असम्बलियों में वापस चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं। इसके अलावा रहीम यार खान में आज उनके जलसे से खिताब पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी नहीं सर, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मशरूत वापसी का ऐलान किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि वो तभी असम्बलियों में वापस जाएंगे जब अमरीकी साइफर की तहकीकात कराई जाएंगी। क्या इस वक्त खान साहब की तरफ से एक मफाहमती सियासत के आसार नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल आ रहे हैं नजर, और ये बात मैंने कल भी कही थी कि इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान शायद उसमें ताखीर कर दें, या ये भी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च ना हो और उससे पहले बहुत सारे मामला जो हैं वो तय हो जाएं और मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं वो बैठें और बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालें। इमरान खान साहब ने दो तीन बातें आज कही। एक तो बात उन्होंने ये कही कि एक कमरे में उनको कत्ल करने की साजिश हुई और जाहिर है कि वो उनकी जान को खतरा है और वो मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया उसके। दूसरा जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, और उनका जलसा बहुत बड़ा था। रहीम यार खान में मेरे ख्याल से तारीखी जलसा था, बहुत ज्यादा लोग थे। और फिर उसके बाद उससे पहले उन्होंने जो मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदगान थे उनसे बात करते हुए कहा कि अगर जो है वो ये साइफर की तहकीकात करवाना, साइफर की तहकीकात पे बात हो, ज़ाहिर तहकीकात अगर होती हैं तो उसमें लंबा अर्सा लगेगा। कोई कमीशन भी बन सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, कोई पार्लिमानी कमीशन भी बन सकता है, कोई और किसी भी अंदाज में तहकीकात होती हैं, तो वो उस सूरत में जाने को तैयार हैं असेंबली में, और असेंबली में जाने को तैयार हैं और पार्लियामेंट के अंदर। ये जेन में रहे बात के इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को और उनकी जमात को असेंबलियों में जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा जो इमरान खान साहब का हल्का अहबाब है उसका कहना यह है कि हमें असेंबलियों में वापस जाना चाहिए और हम असेंबलियों में जाके बैठें और वहां पर हम जाके सियासत करें। और लेकिन जो दूसरा इमरान खान साहब के रफ़का में लोग हैं वो कहते हैं कि जी आप, क्योंकि देखिए तहकीकात तो होंगी तो कौन करेगा तहकीकात, मतलब एक कमेटी बन जाएगी, कोई कमीशन बन जाएगा, उसमें अरसा दराज लगेगा, उसमें तो साल लगेंगे, उसके बयानात होंगे, तो क्या होगा, तो ये होगा, तो वो तो मतलब कोई टाइम बार्ड तो नहीं है ना कि 4 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगा कमीशन। तो और फिर कमीशन की नौयत क्या होगी, जुडिशियल होगा, पार्लिमानी होगा, कैसे हो, कौन मेंबरान होंगे, कैसे होगा, क्या क्या रिपोर्ट देगा। और ये तो अभी इमरान खान साहब को दूसरा जो तबका है, दूसरे जो उनके मुशीर हैं वही कह रहे हैं कि जी आप वहां पर अगर जाएंगे इस तरह से तो मतलब कमीशन अनाउंस हो जाएगा, तहकीकात कर रहा है और आप जाके बैठ जाएं पार्लियामेंट में, तो ये तो कोई बात ना हुई इस वक्त। और इस वक्त तो हमें लॉन्ग मार्च की तारीख देनी चाहिए और इस पार्लियामेंट को, जो कि आप कहते हैं कि एक साजिश के नतीजे में वजूद में आई है, तो उस पार्लियामेंट में फिर आप किस तरह बैठेंगे जाके। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अभी ये दोनों मशवरे सुन रहे हैं और जाहिर है कि हतमी फैसला वो खुद ही करेंगे। ये जो दूसरा उनका हल्का अहबाब है वो ये कह रहा है कि जी यहाँ तक देखिए, इमरान खान साहब ने यहाँ तक तो बात जो है वो मानी है अपने वो जो मफाहमती ग्रुप है, एक मज़ाहमती ग्रुप एक को कहते हैं और एक जो है वो मफाहमती ग्रुप है। तो मफाहमती ग्रुप ने उनको जो बात कही है वो उन्होंने एक तो कहा कि जी आप अमेरिका का जिक्र ना करें, डोनाल्ड लू वगैरह का। दूसरा जो कि आज हमें नहीं बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है वो ये न्यूट्रल और ये सारी बातें बार बार मत करें। वो भी आज खान साहब ने उस पे भी बात वो नहीं की। तो वो जो पस मंजर में मैंने आपसे कहा ना कि मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मामलात हैं, वो किस रुख पे जाएंगे। इमरान खान साहब ने आज जो है वो तनकीद इसहाक डार साहब पे की है और उनके जो पुराने मामलात थे हुदैबिया और ये सारे, लेकिन उनको आने से कैसे रोकेंगे इसका अमल तो नहीं है। इसहाक डार साहब जो है वो आ रहे हैं वतन वापस, तो आएंगे और आके अदालत में पेश करेंगे अपने आप को
और उससे पहले जो है वो मरीम नवाज साहिबा का मामला जो है वो उस पर लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बन गया है। इससे पहले बेंच ही नहीं बन रहे थे, बन गया बेंच। और वो मेरे ख्याल से 29 तारीख को समाप्त करे। पीर के दिन एक और नाहली का केस इमरान खान साहब के, नाहलियों के लिए मुसलसल मुख्तलिफ जो पिटीशंस हैं वो अदालतों में जा रही हैं। तो ये जो है एक और नाहली की समाअत उनके केस की हो रही है, जिसमें उनको वही खेल से बाहर करने की कोशिश हो रही है, और जिसमें ये केस जो है ये है कि टेरियन वाइट के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या बात की हुई है माजी में, तो वो केस पीर को लगा हुआ है। तो चारों तरफ से जाहिर है मुख्तलिफ फोर्सेस, कोई चाह रहा है कि इमरान खान साहब की बातचीत हो, कोई चाह रहा है कि वो खेल से आउट हो जाए, कोई चाह रहा है, तो वो हर तरफ से देख दाख के जाहिर है उन्होंने भी कोई वो भी जज्बाती फैसला करके, और मेरा ख्याल है कि और फिर ये हामिद खान साहब और फवाद चौधरी साहब का जो मसला छिड़ा हुआ है आपस में, उसकी वजह से भी जाहिर है कि उनको जरूरत है, फवाद चौधरी की भी जरूरत है और हामिद खान की भी जरूरत है, और वो इस मरले पे मुख्तलिफ इख्तलाफात भी हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो देख रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से भी आपने देखा होगा कि पंजाब को गिराने की जो मैंने कल बात की थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी स्टेल हो गया, वो कोशिशें भी रुक गई हैं। अच्छा, तो अब नवाज शरीफ साहब जो है यकीनन लंदन में वो 2-3 मामला इस वक्त देख रहे हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात है, उसमें जाहिर है कि इसाक डार साहब की वापसी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगले हफ्ते वो आएंगे, और 26 अक्टूबर तक जो है गालिबन मिफ्ता इस्माइल साहब की जो जाहिर है कि वो रुकन नहीं है, सेनेटर भी नहीं है, मुशीर भी नहीं बन सकते, मुशीर तो पहले ही मौजूद हैं 5, तो या तो किसी की छुट्टी करेंगे, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को मुशीर के तौर पर रखेंगे, क्या करेंगे ये अभी तक मिफ्ता इस्माइल साहब का फ्यूचर नहीं पता हमें। लेकिन ये है कि इसाक डार साहब जो है वो वतन वापस आ रहे हैं अगले हफ्ते, जैसे उन्होंने ऐलान किया 7 अक्टूबर तक की तारीख है ना, तो उससे पहले उन्होंने आना है, और वो आएंगे, और आने के बाद जो है वो सेनेट जाएंगे, और सेनेट का 26 तारीख से इजलास शुरू हो रहा है, तो वो उसी इजलास में वो हलफ उठाएंगे, और हलफ उठाने के बाद वो वजारत खजाना का उन्होंने आज अमलन तौर पे IMF के साथ आगे पीछे दाएं बाएं उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी है। अब इमरान खान साहब ने रास्ता कैसे रोकना है, लेकिन ये असल तो बात है ना, रास्ता कैसे रोकना है, ये पता चला कि आगे जाके उनके इसाक डार साहब के साथ ही उन PTI के लोगों के मुज़ाकरात शुरू हुए, तो फिर तो जाहिर है कि इमरान खान साहब ने मतलब ये अगर देखें दोनों बातें हैं, या तो ये है कि वो ये लॉन्ग मार्च करें और ये सेटअप को गिराएं किसी तरह, और या ये है कि वो मुफाहमत की तरफ पार्लियामेंट में चले जाएं और एक कमीशन बन जाए होम्योपैथिक सा, जो कि हुकूमत चाह रही है बन जाए। जो मुफाहमती ग्रुप है उनसे मेरी बात हुई है, मैंने कहा यार ये पहले ही कर लेते, तो ये क्या रौला है कि वो एक कमीशन बन जाएगा तो खुद ही तहकीकात करेंगे, तो देखेंगे तो ये होगा तो वो होगा, तो ट्रक की बत्ती। तो मैंने कहा यार ये तो पहले ही कर लेते बात दोबारा। लेकिन असल बात ये है कि ये खून खराबा ना हो, वो ग्रुप ये चाहता है, और एक ग्रुप चाहता है कि हम तो इंतहा पे जा चुके हैं, तो अब लॉन्ग मार्च में हम नहीं करेंगे, तो फिर वो अच्छा खून खराबा तो वो ग्रुप भी नहीं चाहता कि खून खराबा और हालात निकल जाए। तो अगले चंद दिन देखने कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है हतमी तौर पे क्या सामने आती है। लेकिन उन्होंने ये जो बात की थी बहुत पहले, आपको याद होगा मैंने इस प्रोग्राम में बात की थी कि ये वजाहत नहीं अभी तक हुई कि सितंबर में ही लॉन्ग मार्च होगा या लॉन्ग मार्च को आगे ले जाएंगे, अक्टूबर में ले जाएंगे। तो ये अभी तक आज के जलसे में भी ये वाजे नहीं हुआ, और देखते हैं कि अब बहुत बड़ी तादाद में, हालांकि बारिश हो रही थी मुख्तलिफ इलाकों में, बड़ी तादाद में मौजूद थे लोग। तो अच्छा, इसमें जो दूसरी जो बात है वो ये है कि तो ये अगला हफ्ता अदालती हफ्ता है, और इसमें देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या फाइनल, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि राब्ते भी हैं, बातचीत भी हो रही है स्टेक होल्डर्स के साथ, कोई रास्ता भी दरमियान का निकाला जा रहा है कि भाई इसको मुल्क के जो मामलात हैं वो खराबी की तरफ ना चले जाएं। खान साहब भी सुन रहे हैं, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं, तो रियासती मामलात हैं जाहिर है। और ये अगला कुछ अरसा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर सकती है, और और पाकिस्तान की तरफ से दूसरा जो मामला है, देखें ये बड़ा संगीन मामला है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो अपील हुई थी उसमें $150 मिलियन आलमी सतह पे मांगे गए थे, और $150 मिलियन जो अपील अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी उसमें से सिर्फ $59 मिलियन पाकिस्तान को मौसूल हुए, यानी निस्फ से भी कम। और उसमें से भी जो 9 अरब हैं, 9 अरब 33 करोड़ वो जो हैं वो हमें अमेरिका ने दी है। तो दोबारा शायद 4 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा को जायजा रिपोर्ट, वो अक़वाम मुत्तहिदा वाले कह रहे हैं कि हमें जायजा रिपोर्ट ही नहीं दी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान जायजा रिपोर्ट देगा, अक़वाम मुत्तहिदा फिर अपील करेगा ये सैलाब ज़दा खान की मदद की, और क्योंकि वो दुनिया ने हमें जो है वो उतनी मदद नहीं की जितनी हमें तवक्को थी। ये बात जो है ये हुकूमत के लिए परेशान कुन होनी चाहिए
कि दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा से हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप अपील करें। अच्छा, मैं ये बताऊं कि ये जो हमारे पड़ोस में हमारा बरादर मुल्क ईरान जो है, वहां पर ये मामलात खराब हो रहे हैं, मुजाहरे हुए हैं आज, हंगामे जारी हैं। ये जो आमनी जो 22 साल खातून जिनको हिजाब ना पहनने के ऊपर पुलिस ने वहां पर टॉर्चर करके जो है वो इल्जाम ये है कि वो पुलिस कस्टडी के अंदर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद तमाम ईरान के तमाम शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं और आज जो है वो पुलिस की हक में भी मुजाहरे हुए हैं, आज हुकूमत की हक में मुजाहरे हुए हैं। लेकिन पिछले चंद सालों में जो मगरबी ज़राया ब्लॉक का कहना ये है कि इतने बड़े मुजाहरे ईरान में इस तरह से नहीं हुए। तो ईरान में आग भी लगाई गई है सरकारी दफातर को और मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अहम चीज ये हुई है कि ईरान में इंटरनेट बंद हुआ, और इंटरनेट भी बंद हुआ और इंस्टाग्राम भी बंद हुआ और व्हाट्सएप भी बंद हुआ। और इसी दौरान एक और शख्सियत जो है वो हमारे सामने आ गई। पहले तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने और बाकी दुनिया ने कहा कि जी वहाँ इंटरनेट की सहूलत जो है फराहम की जाए, और ताकि दुनिया को पता चले कि इंटरनेट के जरिए के वहाँ ईरान में हो क्या रहा है। लेकिन फिर उसके बाद इलॉन मस्क जो है, इलॉन मस्क दोबारा सामने आए जी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 51 साल इलॉन मस्क के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, 51 साल इनकी उम्र है, और ट्विटर को खरीदने के हवाले से इनका नाम आता रहा है। ये टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको भी बनाते हैं, ओपन एआई, जी हाँ, न्यूरल लिंक, टेस्ला, और उसके अलावा लेकिन जो इनका असल जो है ना, जिससे एक तो टेस्ला की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन दूसरी इनकी पहचान है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्स कहते हैं, उसके हवाले से इनकी पहचान है। और वो जो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी 2002 में इन्होंने बनाई थी। उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम मरीख पे जाके यानी वहां पर आबादी कायम होगी, ठीक है ना, मार्स का वो प्रोजेक्ट था, मार्स पे जाना था पे। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने F9 और फैल्कम हैवी और ड्रैगन, ये सारे इन्होंने रॉकेट्स बनाए। और उसके बाद जो ड्रैगन है वो तो मुख्तलिफ स्पेस स्टेशन, अच्छा सैटेलाइट इन्होंने छोड़े हुए हैं ना, इनके कोई आप समझें कि 3000 के करीब सैटेलाइट्स हैं अपने इनकी कंपनी के, जो कि लो ऑर्बिट जी। अच्छा, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टार लिंक इनका बहुत बड़ा एक ह्यूज प्रोजेक्ट दुनिया में इस वक्त है। और वो स्टार लिंक ये है कि जिसके जरिए ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बात हम पहले कह चुके हैं, अपने एक प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि सैटेलाइट जो पहुंच रहा है यानी टेलीफोन तक, मेरे फोन, आपका फोन, बाकी लोग जो आमतौर पर दुनिया में, तो वो फाइबर ऑप्टिक है, यानी किसी जगह पे तार बिछे हुए हैं, वो पानी के अंदर फाइबर ऑप्टिक सिस्टम के जरिए चल रहा है। लेकिन इनके पास स्टारलिंक है। स्टारलिंक का मतलब ये है कि सैटेलाइट से डायरेक्ट, यानी उसका ताल्लुक जो है वो जमीन पे मौजूद केबल से नहीं होगा, ना राउटर, ना केबल, ना कहीं वायर। तो ये स्टारलिंक के चुके, तो स्टारलिंक की तरफ से ये जो यूक्रेन के अंदर रशिया ने इंटरनेट बंद किया, तो वहां पर इन्होंने स्टार्ट किया स्टारलिंक। और स्टारलिंक की वजह से जो है फिर वो छोटी छोटी किट्स उसकी हैं, एक छोटी सी डिश चाहिए होती है, और उसमें एक 12 इंच का डब्बा, एक किट, और उसके बाद वो उसमें से एक लंबी सी केबल होती है, मेरे ख्याल से कोई 10 फीट की, और वो जो है वो जाके फिर राउटर तक लगती है, और डायरेक्ट जो है वो सैटेलाइट से आप कनेक्ट हो जाते हैं, यानी आपको फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं। अब ये कह रहे हैं कि मैं ईरान के लिए भी स्टार लिंक ऑन कर रहा हूं, यानी ईरान की जो हुकूमत है, अगर कोई भी हुकूमत या किसी जगह मुजाहरे हो रहे हैं, तो वो उन्होंने इंटरनेट बंद किया, उन्होंने बंद कर दिया ये सारा सिस्टम नीचे। तो अब ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन में तो वो किट मिल गई थी, वो जो सैटेलाइट किट है, वो खास एक किट है जो कि आपके पास होनी चाहिए अगर आपने स्टार लिंक से अपने आप को, यानी सैटेलाइट से अगर आपने अपने आप को कनेक्ट करना है, तो फिर आपके पास वो खास एक डबिया होनी चाहिए। तो वो डबिया जो है, अच्छा ये जो 5G 4G ये सारा फाइबर ऑप्टिक का चक्कर है, सैटेलाइट का जो इंटरनेट सिस्टम है बिल्कुल सेपरेट है। तो दुनिया में कोई 30 के करीब मुल्क ऐसे हैं जहां पर ये सिस्टम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दुनिया के जिस खत्ते में मैं हूं वहां पर भी इस वक्त ये स्टारलिंक की सर्विसेज हैं।
और मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं पे करूँ और उसके बाद मैं स्टार लिंक ले लूँ, यानी फाइबर ऑप्टिक की जगह मैं सैटेलाइट से चाहूँ तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। वो 30 मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पर सैटेलाइट, अब ये कह रहे हैं कि मैं ईरान में भी दूंगा। तो ईरान के अंदर अब ये बड़ी एक अजीब सी बात हो गई है कि इससे पहले ये होता था कि जो मुख्तलिफ हंगामे या ऐसे मामला होते थे तो वहां पर वो इंटरनेट वगैरह बंद करके काबू पा लेते थे। अब ईरान के अंदर वो कह रहे हैं मैं स्टार लिंक दूंगा, लेकिन सवाल ये कि स्टारलिंक की डब्बी ईरान में कैसे जाएगी, डिवाइसेस कैसे पहुंचाई जाएंगी, वो कैसे पहुंचेंगे, और जाहिर है कि किसी के पास अच्छा फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन भी होती है जो आप टेलीफोन पे डाउनलोड कर लेते हैं स्टारलिंक के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो वो एप्लीकेशन जब अगर ब्लॉक हो जाती है आपकी या आपको पकड़े जाते हैं लोग जिनके पास वो स्मगल होके वो स्टारलिंक से कनेक्टेड है, तो फिर उनका क्या। तो ईरान के अंदर हुकूमत ने कहा कि जी वो खातून जो है उनका तो हार्ट फेल से इंतकाल हुआ, लोग उसको मान नहीं रहे, और एंथनी ब्लिंकन ने और अमेरिका ने इस मसले को उठा लिया आलमी सतह पे। और उसके साथ ही जो है यहाँ पर एक और जो इशू जो प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, वो ये है कि बहुत सारे मामला देखें, ये एक मुश्किल सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है यूरोप के लिए, और ये मुश्किल सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, और एफएल टावर जो है उसको शाम से उसकी लाइट्स वगैरह बुझना शुरू हो गई हैं यहाँ पर यूरोप के अंदर। और ये जो वहाँ इब्राहिम रईसी वापस आए हैं, और उसके साथ ही पहली दफा ये हुआ है कि कोई 90 मिनट की बराह रास्त गुफ्तगू, तल्ख गुफ्तगू हुई है ब्लिंकन और वांग ली के दरमियान, यानी चाइना के वजीर खारजा और अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा के दरमियान तल्ख सीधी स्ट्रेट गुफ्तगू हुई है 90 मिनट की, और वो ये ताइवान पे। अच्छा, ताइवान पे गुफ्तगू हुई है, ये यहाँ पर हम कोट कर देते हैं, राइटर्स को कोट कर देते हैं, यूएस सेंडिंग डेंजरस सिग्नल्स ऑन ताइवान, जो कि छठी स्लाइड है हमारी, ऑन ताइवान चाइना टेल्स ब्लिंकन, चाइना ने खुल के बात की है। उसके बाद गार्डियन ये कह रहा है कि चाइना सेज कि यूएस सेंडिंग डेंजरस सिग्नल्स ऑन चाइना, और सीएनएन ये कह रहा है कि ब्लिंकन एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैव डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट एक्सचेंज ऑन ताइवान। तो ताइवान के ऊपर जो है वो बड़ी सख्त और खुल की बात हुई है, और ये उस वक्त बात हुई है जब प्रेसिडेंट बाइडेन ये कह चुके हैं कि हम अपनी फौजें उतार देंगे ताइवान में अगर ताइवान पे अटैक हुआ। उसके बाद ये चाइना ने खुल के पे बात की है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल बन रही है ना यहाँ पर, एक तो ये बन रही है, और बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि ग्लोबल टाइम्स में जो 12वां हमारी न्यूज है, ग्लोबल टाइम्स ने खुल के बात की है। देखिए आज ग्लोबल टाइम्स के ने जो लिखा है ना, मेरा ख्याल है ये वो बात है जो कि बहुत दफा इस प्रोग्राम में भी हुई, और बहुत से इंडिया में भी और दुनिया में भी मौजूद जो तज्जियाकार हैं वो ये बात करते नहीं। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि हैज इंडिया सफर्ड अ लॉस व्हेन बॉर्डर विद चाइना गोज फर्दर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। अच्छा, एंड ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल, अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी क्या भारत अपनी कोई जमीन चली गई भारत के पास से। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि भारत के पास जमीन चली गई, और फिर आगे वो इसी एडिटोरियल में लिख रहे हैं कि भारत के पास से कोई जमीन नहीं गई। अगर वो चाहते हैं मामला को आगे बढ़ाना तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो जमीन उनके पास थी वो असल में चाइना की ही थी, और ये नामुमकिन है कि हम मई 2020 की जो पिक्चर थी या हालात थे उस पर हम वापस जा सकें। उस स्टेटस को वो कभी वापस नहीं आएगा, वो स्टेटस को कभी वापस नहीं आएगा। एक तल हकीकत ये है कि ये वो जमीन थी जो चीन की जमीन ही थी और जो भारत के पास थी। तो ये जो बात कहना है कि भारत ने अपनी जमीन खो दी, इतने 1000 किलोमीटर निकल गया, ये हो गया, ये नहीं, चाइना की जमीन थी, चाइना ने वापस ली। तो ग्लोबल टाइम्स ने आज बिल्कुल क्लियरली वही बात कर दी जो बात हम कहते हैं बहुत दफा कि बहुत बड़ा इलाका जो भारत के पास था वो चीन अपने ले गया, ये कह के कि ये हमारा इलाका था। और चीन उसके बाद आगे आएगा चीन भूटान की तरफ भी जाएगा, चीन आगे भी जाएगा, और चीन की चाइना की एक पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, जो इलाके अब चाइना के अंडर चले गए वो तो चले गए, क्या भारत को इस वक्त जो उनके मुज़ाकिरात हो रहे हैं इस वक्त ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मजीद इलाके चाइना किसी तरह से कब्जा ना कर ले? एस्केलेट करने के बजाय चाइना से इस वक्त ये निगोशिएशंस नहीं होनी चाहिए कि आप मजीद आगे ना आए और जहां पे हैं वहीं खड़े रहें, क्योंकि इलाके तो वो वापस नहीं करने वाले। नहीं, अभी यही बात हुई ना, लेकिन उसके नतीजे में एक बहुत बड़े इलाके में भारत की जमीन के ऊपर ही एक बफर जोन बन गया, तो वो तो कोई बात नहीं बनी ना, वो तो अपने ही इलाके के ऊपर बफर जोन बन गया, और चाइना ने उसको इंडोर्स कर दिया उस चीज को, इसीलिए वो बात नहीं की उन्होंने,
एससीओ में मोदी जी भी खड़े रहे और शी जिनपिंग भी एक तरफ खड़े हो, लेकिन जमीन चाइना के बाद चली गई। इसी तरह से जो है वो वहां पर जब ब्रिक्स का इजलास हुआ तो भी दोनों की बातचीत नहीं हुई आपस में, वहां पे जयशंकर और वांग ली की बात हुई, और फिर वांग ली ने बड़े खुल के ब्लिंकन से बात की है। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी खुल के यकीन जवाब दिया होगा, लेकिन दुनिया ने खबर ये लगाई है, दुनिया भर में जो खबर लगी हुई है वो लगी हुई है कि चाइना ने अमेरिका को वार्न किए। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये मामलात आने वाले दिनों का, फिर देखिए पूरी दुनिया में, देखिए कल का दिन यूरोप में पूरी दुनिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत लिहाज से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इटली में जो इलेक्शन हो रहा है, और ये जो इलेक्शन इटली में हो रहे हैं उसमें उन इलेक्शंस की जो एक इंटरेस्टिंग बात जिसका पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि 45 साला जो मेलोनी है वो यहाँ पर इलेक्ट होने जा रही है इटली में, यूरोप में। अच्छा, इनके इलेक्ट होने का अब क्या ताल्लुक बनता है दुनिया के साथ या पाकिस्तान के साथ या बाकी यूरोप के साथ? क्या ताल्लुक बनता है? ताल्लुक ये बनता है कि ये दाएं बाजू यानी ये राइट विंग से इनका ताल्लुक है, और ये कहा यह जा रहा है कि जी ये दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला मौका है कि ये, मैं यहाँ पे राइटर्स को कोट कर रहा हूँ जो 9 खबर है, इटली इलेक्शन सेट टू क्राउन मेलोनी हेड ऑफ द मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट सिंस दूसरी जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर 2। यानी उस वक्त जब मुसोलिनी थे तो मुसोलिनी के बाद पहली दफा इटली में कोई ऐसी हुकूमत आ रही है जो कि राइट विंग की है, बिल्कुल दाएं बाजू की है, बिल्कुल राइट विंग, ठीक है। और वो इमिग्रेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए वो एक दाएं बाजू का उनका नजरिया है, और वो जाहिर है कि वो यानी यूरोप के अंदर, वो यूरोप में और पूरी दुनिया में दाएं बाजू राइट विंगर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। और ये अमेरिका के लिए इसलिए भी थोड़ा सा परेशान कुन है कि ये जो राइट विंग अगर जीतता है इटली में, तो ये राइट विंग मॉस्को के करीब है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मॉस्को के करीब है। और मैं यहाँ पे लोगों को एडवाइस करूंगा कि वो अल जजीरा का ये आर्टिकल देखें जो हमारी 10वीं खबर है कि विल राइट विंग पुश इटली टुवर्ड्स रशिया। ये प्रेसिडेंट पुतिन को जो है, जब ये जीते थे इलेक्शन, तो मेलोनी और बाकी जो राइट विंगर्स थे, ये सारे जो हैं, ये एक अजीब सी बात है कि यहाँ पर राइट विंग अगर स्ट्रांग हो रहा है तो ये राइट विंग रशिया को सपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट पुतिन को। तो प्रेसिडेंट पुतिन की क्या हमायती एक गवर्नमेंट यहाँ पे बनने जा रही है इटली में, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल है इसमें इसको फिर CNN ने आज पूरा इसके ऊपर डिटेल लिखा है, द कंडीशंस आर परफेक्ट, जो 8वीं खबर है हमारी, कंडीशन परफेक्ट फॉर अ पॉपुलेस रिसर्जेंस इन यूरोप। और एक पूरे हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पर यूरोप के अंदर मुख्तलिफ तहरीकें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं, और राइट विंग की तहरीकें होंगी, इसलिए कि यहाँ पर जो इंतहा पसंदी और दाएं बाजू के ख्यालात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसके जो असरात। अच्छा, अब ये सारा जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें ईरान में हो रहा है, ये यहाँ पर सोशल अनरेस्ट यूरोप में चांसेस हैं, अमेरिका में चांसेस हैं, और महंगाई की वजह से ये मौसम शदीद खराब हो रहा है, और बर्फबारी शुरू होने लगी यहाँ पे, और उसके नतीजे में यहाँ पर अब वो जो होता है सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं लोग, और ये उसका भी टाइमिंग्स होने लगी हैं यूरोप में कि आपके हॉट शावर्स के दिन चले गए कि जी आप गर्म पानी आपको मिलेगा, और गर्म पानी से आप नहाएंगे, नलका खोलेंगे तो गर्म पानी आ रहा होगा। राशनिंग जब शुरू हो गैस की तो हर वक्त उसमें टाइम होगा, इतना टाइम है, इतने टाइम गैस आएगी। तो अब ये क्राइसिस शुरू हो रहा है सारा। ठीक है, इसके अंदर पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो अपने पीक पर पहुंच के और फिर गिरेगा नीचे। ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर ख्याल है सबका कि ऐसे ही चलेगा मुल्क, ऐसे ही नहीं चलेगा। ये अपने पीक की तरफ जा रहा है। ये जो कशीदगी है ना, ये अपने अरूज पे जा रही है, बल्कि अरूज तक पहुंच चुकी है मेरा ख्याल से। आप प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अफामो तफीम इससे आगे अगर आप जाते हैं तो टिपिंग पॉइंट क्रॉस करके फिर आप रियासत जो है वो पहले हिली हुई है और उसको मजीद हिला रखते हैं। सही, तो मेरे ख्याल से इस बात 24-48-72 घंटों में, जिसके नतीजे में हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आएगी। सही होगा सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मुल्क की सियासत में इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जाके आखिरकार स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि रियासत जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त मजीद अदम इस्तेहकाम।
बिल्कुल जी। और ये मैंने आपसे जैसे पहले कहा ना कि हर तरफ तहरीकें उठ रही हैं, बेचैनी पैदा हो रही है, सोशल अनरेस्ट पाकिस्तान में आईएमएफ कह रहा है कि उसके इम्कानात हैं, मुजाहरे हो सकते हैं, लोग बेचैनी में बाहर निकल सकते हैं, इसी तरह से यूरोप के अंदर। और ये परफेक्ट स्टॉर्म जो है ये बन रहा है, इसके अंदर मजीद मामला बिगड़ रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में आप देखें कि ईरान के अंदर हंगामे हो रहे हैं, यूरोप मतलब हर तरफ जो है। जॉर्जिया मेलोनी अगर जीतती हैं तो इसके बाद एक पूरी आपको एक सोच आपको बदलती यूरोप के अंदर नजर आती है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊं कि ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात हुई है ना एलोन मस्क ने, हम एक नई दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। इस दुनिया में अब ये नहीं है कि जी मुख्तलिफ ये देखिए ना, सुपर पावर आ गई, एक सुपर पावर की तरफ से कहा गया, सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया, और फिर लाइसेंस इशू हुआ। पहले एलोन मस्क ने कहा कि जी हम बगैर लाइसेंस के, क्योंकि ईरान पे पाबंदियां लगी हैं तो हमारे कस्टमर तो ईरान में ही होंगे, हम अमेरिकन कंपनी है तो आप पाबंदियां खत्म होंगी, कोई स्पेशल लाइसेंस मिलेगा तो वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ना। तो उनके फिर महकमा जो उनका जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक लाइसेंस इशू कर दी है कि जी अमेरिकन चाहें तो वहां हेल्प कर सकते हैं ईरानियंस को। ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें अचानक फौरन ही एलन मस्क ने कहा कि हम स्टारलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान में। अब ये जो बात है, देखिए स्टारलिंक जो है ये कोई मेरा ख्याल है कि कोई 10 अरब से स्टार्ट हुआ था 2019 में, बहुत पुराना प्रोजेक्ट नहीं है इनका एलन मस्क का। लेकिन उसके बाद ये तेजी के साथ ये बयान, अभी इसको 5 लाख लोग दुनिया में सिर्फ उनके पास है ये स्टारलिंक फैसिलिटी, लेकिन ये कोई 30-35 अरब का बिलियन का ये इसकी ऑलरेडी इसका प्रोजेक्ट नहीं, ऑलरेडी इसकी प्राइस हो चुकी है, इतना महंगा ये हो चुका है। और उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो इंटरनेट है जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, ये जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है ना, अनलाइक जैसे तो फाइबर ऑप्टिक घरों में लोगों लगाए हुए हैं, वाईफाई डब्बियां रखी हुई हैं, जब डब्बियां किसी जगह पे लिंक्ड हैं और वो उस जगह पे टावर है, टावर में केबल है, केबल वो, तो एक तो ये जो हम आम इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में, तो हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है, या फ्री वाईफाई में हम देख चले गए किसी कैफे में जाके, किसी होटल में गए, वो पासवर्ड डाला और शुरू हुए। लेकिन जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का जो इसका बहुत बड़ा जो सैटेलाइट इंटरनेट का जो बहुत बड़ा इसका मंसूबा है, इसका एलोन मस्क का जो स्टार लिंक, एक तो ये मुजाहिरीन को देने जा रहा है, ये जहां जहां मुजाहरे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, जहां पर आम तौर पे अवेलेबल नहीं होता इंटरनेट, या इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ट्रेन्स में, गाड़ियों में, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में, यानी जहां पर सफर हो रहा है तेजी से और वहां पर आपके पास तो डब्बी या कोई केबल नहीं है ना, आप ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी के अंदर तेजी। और फिर जहाजों के अंदर, जो हवाई जहाजों के अंदर वाईफाई, जिन जहाजों में वाईफाई आने वाले कुछ अरसे में फ्री वाईफाई अवेलेबल होगा और बड़ी तेज इंटरनेट होगा जी, ब्रॉडबैंड के साथ होगा, तो वो जो है वो स्टार लिंक वाले जो हैं वो बड़ी एयरलाइंस को, एमिरेट्स हो या बाकी एयरलाइंस, उनको फोकस करने हैं कि वहां पर ही प्रोवाइड करें। एनीवे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आने वाले कुछ महीनों में या सालों में मुख्तलिफ जगहों पे रेवोल्यूशंस आते हैं, जो कलर रेवोल्यूशंस हैं, जिनको ईरान भी इस वक्त कह रहा है कि हमारे मुल्क में गैर मुल्की साजिश हो रही है और इस अदम इस्तेकाम को बढ़ाया जा रहा है, और ये मुजाहरे जो हो रहे हैं इनको सुपर पावर्स जो हैं और खत्ते के दूसरी जो ईरान के मुखालिफ मालिक हैं वो सपोर्ट करें। इसका मतलब ये हुआ, इस मिसाल को देख के, यूक्रेन को देख के, आने वाले दिनों में फिर ये हुआ कि जो साइबर स्पेस है, अगर रियासतें अपने को क्रैक डाउन करती हैं, कोई ऐसे मामले करती हैं, तो मुख्तलिफ रियासतों के जो सामने सुपर पावर्स खड़ी हैं या उनके साथ खड़ी, उनके अगेंस्ट खड़ी हैं, तो वो जैसे यूक्रेन पे साइबर अटैक्स हो रहे थे तो जो है अमेरिका ने उनको हेल्प किया, अमेरिका ने इंटरनेट प्रोवाइड किया। अब इसी तरह से आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रशिया या चाइना इस तरह के मुजाहिरों को या कहीं पर, मतलब ये मैंने मतलब ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर जब दुनिया दाखिल हो गई है और उसके अंदर खुल के कुव्वतें आ गई हैं आमने सामने एक दूसरे की मदद के लिए, तो मदद के लिए यानी अपने इत्तेहादियों की मदद के लिए और अपने दुश्मनों के सामने, लेकिन किसी और अंदाज में। तो ये एक बड़ी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि अब देखते हैं ये है कि क्या ईरान के अंदर मुजाहिरीन को अमेरिका जो है इंटरनेट प्रोवाइड करता है और कैसे प्रोवाइड करता है। मैंने कहा उस डब्बी के बगैर, डब्बी अगर नहीं होती, वो किट जो है स्टारलिंक की नहीं होती, तो इंटरनेट नहीं खुलेगा। अब इंटरनेट नहीं खुलेगा तो फिर कैसे, और अगर खुलता है इंटरनेट और वहां पर वो जाहिर है जहां इंटरनेट खुलेगा
तो वो उसकी मैपिंग करके ईरान के जो पासदारान इनकलाब और उनकी इंटेलिजेंस सर्विस, उनको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि यहाँ इस जगह पे इंटरनेट जा रहा है। ईरान भी साइबर में काफी आगे है और जाहिर है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी अटैक हुए माजी में, उन्होंने भी जवाबन इसराइल के साथ उनका, तो उनका अपना एक पूरा सिस्टम है। तो वो लोग कैसे वहां पर इंटरनेट यूज करेंगे, और ये बात जो इतनी बड़ी इलॉन मस्क ने कर दी अमेरिका ने, उसके बाद अगर वो नहीं वहां पे लोग यूज करते तो ये फिर उनका प्रपोजल ही हवा में उड़ जाएगा, इलॉन मस्क का मजाक उड़ेगा। और अगर लेते हैं लोग तो कैसे ईरान के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे इलॉन, जबकि रियासती अदारे और मुल्क की जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ होगी। तो ये आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है। और इसी में मैंने आपसे जैसे फिर बात कही ना कि मुझे इस बात का खदशा है कि ये जो मामला है चाइना का और इंडिया का, ये मामला इस ब्रिक्स और एससीओ के खराब होने के बाद, और ये जो रेफरेंडम, इस वक्त भी रेफरेंडम जारी है, कल से रेफरेंडम शुरू हुआ, वो जो 4 इलाके हैं यूक्रेन टूट गया, मजीद टूट गया। और ये जो विंटर का सीजन है, इस विंटर सीजन में चूंकि यूरोप के अंदर बड़ा क्राइसिस आ रहा है एनर्जी का, इसलिए यूक्रेन की फाइनेंशियल या जो ह्यूमन मदद है वो मजीद शायद ना कर सके यूरोप। और यही वो वक्त होगा जब पुतिन वहां पे मजीद अटैक्स और मजीद वहां पर कब्जा, और जो भी पुतिन की स्ट्रेटेजी है जिसको मैं जनरल विंटर यानी नेपोलियन से लेके हिटलर तक, ये बात पहले भी हम कर चुके कि विंटर जो है वो हमेशा रशिया को तारीखी तौर पे सपोर्ट करती है। तो विंटर आ गया, और विंटर और बड़ा एक्सट्रीम विंटर आ रहा है, बड़ी शदीद सर्दी आ रही है इस दफा तो यूरोप में। तो यूरोप फ्रीजिंग, और जब आपको पता हो पहले कि राशनिंग करनी है, महंगाई, सारी चीजें, और एक बदअमनी, बेचैनी सारी, इस पूरी पिक्चर में अब आ जाए ना पाकिस्तान का सारा क्राइसिस, ये मैनमेड क्राइसिस, और उसके साथ ही अल्लाह खैर करे डेंगू अगर वबा की शक्ल ले लेती है, दुनिया की तरफ से उतनी इमदाद नहीं आ रही, नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। और यानी आप सोचिए ना कि वैसे यानी 222 मुल्कों में से जो है वो 12, 13, 14, 15, 20 मुल्कों ने मदद की, उसमें थोड़ा सा अमेरिका ने की, बाकी मुल्कों के जहाज आ गए, हो गए, लेकिन वो दुनिया में मोबिलाइज नहीं हुई जिस तरह से दुनिया में अपील गई अक़वाम मुत्तहिदा की। कोई ना टोकन तो आना चाहिए था ना बहुत सारे मुल्कों की तरफ से, वो उतना उसका इम्पैक्ट नहीं बना सकी हुकूमत पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, वो अपनी ज़मीन में से क्या निकालते हैं और मईशत कैसे ठीक करते हैं और कब आते हैं और क्या फॉर्मूला है उनके पास मसाइल को हल करने का, इस बात की हम मुंतज़िर रहेंगे। और ये भी कि इमरान खान साहब का लाएअमल क्या होगा, मुफाहमत या मुज़ाहमत। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, मुरीदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।